हेलो गाइस, पार्ट 9 में हमने लिया है आपका दिसंबर 2022 का पेपर। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 मार्क्स में पूछ रखा है इन्होंने कि माइक्रो डायनेमिक्स और हमें कंपैरेटिव स्टैटिक को एक्सप्लेन करना है। इवन एक और क्वेश्चन पूछा था इन्होंने इसी पेपर में 8 मार्क्स में कि हमें जो आपका वो क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन था वो हम पढ़ चुके थे। तो वही था कि वो आपका जो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट क्या होता है 8 मार्क्स में पूछा था, तो वो हम पढ़ चुके, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। इवन ये भी हमने पढ़ लिया तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, नया टॉपिक देखेंगे कि कंपैरेटिव स्टैटिक क्या होता है। तो मतलब 8 मार्क्स में पूछा तो समझ लो कि 4 मार्क्स का ये होगा, 4 मार्क्स का ये होगा, ठीक है। देखो, तो कंपैरेटिव स्टैटिक जैसे नाम से समझ में आ रहा है कंपेयर करता है। तो ये क्या करता है कि जैसे बिफोर और आफ्टर सिचुएशन को जस्ट कंपेयर करता है। वो चेंज कैसे हुआ, क्या प्रोसेस है, उससे उसको कुछ भी मतलब नहीं, जस्ट बिफोर और आफ्टर सिचुएशन को कंपेयर करता है, दैट्स इट। इसका यही काम होता है कंपैरेटिव स्टैटिक का। उदाहरण के लिए समझ लो कि पहले मार्केट में आम 50 रुपए केजी बिक रहे थे, ठीक है, 50 पर केजी। उदाहरण के लिए समझ लो कि मैंगोस मार्केट में ऐसे बिक रहे थे 50 रुपए के पर केजी। तो समझ लो जो समय डिमांड थी वो ये थी कि 100 केजी थी, ठीक है। ये आपकी ओल्ड सिचुएशन है। डिमांड क्या थी उस समय, मतलब 50 रुपए किलो बिक रहे थे आम, तो लोग जो है 100 किलो तक की मतलब आपकी डिमांड थी आम की, ठीक है। अब क्या हुआ कि लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई। तो अब इनकम इंक्रीज हुई तो लोग ज्यादा खरीद सकते हैं, डिमांड इंक्रीज होगी, तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, तो उसके कारण प्राइस क्या हो गया, 60 पर केजी हो गया। और वहीं पर लोगों की डिमांड अब क्या हो रही है, 120 केजी तक की डिमांड है, ठीक है, मार्केट में आम की। तो आपका कंपेरेटिव स्टैटिक क्या करेगा, सिंपली कंपेयर करेगा जो ये आपकी ओल्ड सिचुएशन है उसको जस्ट इस न्यू सिचुएशन के साथ, कि पहले क्या था 50 पे 100 किलो आम, और अब 60 रुपए पे 120 केजी, मतलब 120 केजी, ठीक है। जस्ट ये कंपेयर करेगा, ये नहीं एक्सप्लेन करेगा कि ये चेंज कैसे है पर हुआ स्टेप बाय स्टेप। ये बिफोर और आफ्टर वाली मतलब जो ओल्ड इक्विलिब्रियम को न्यू इक्विलिब्रियम से इसने क्या किया, जस्ट कंपेयर किया। जस्ट इसका काम यही है आपका, किसका, कंपेरेटिव स्टैटिक का। तो बस यही मैंने इसमें भी लिखा है कि कंपेरेटिव स्टैटिक आपका वो मेथड है जो यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में, जो एनालाइज करता है, कंपेयर करता है दो डिफरेंट इक्विलिब्रियम स्टेट्स को। जैसे हमने पढ़ा है, एक बिफोर चेंज से पहले क्या था और एक आफ्टर चेंज क्या था, जब आपके कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर में चेंज हुआ उसके बाद। बाकी और चीजों को कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो यही है इसके उसमें, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या है, ये हेल्प करता है इकोनॉमिक्स को अंडरस्टैंड करने में कि सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है जब चेंज होता है। पूरा प्रोसेस एनालाइज नहीं करता, जस्ट ये ओल्ड को न्यू से कंपेयर कर देता है, ठीक है। जस्ट एडजस्टमेंट प्रोसेस वगैरह पे इसका कोई ध्यान नहीं है। इसका स्टेप ये होता है कि ये स्टार्ट करता है इनिशियल इक्विलिब्रियम से, कुछ चेंज होता है उसके कारण आपका न्यू इक्विलिब्रियम आ जाता है और जस्ट दोनों को कंपेयर कर देता है, और यही आपका कंपैरेटिव स्टैटिक का काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये आपका डायनेमिक्स से अंतर है, क्योंकि देखो कंपैरेटिव स्टैटिक तो ओल्ड इक्विलिब्रियम को न्यू से कंपेयर कर रहा है, ये हमें ये नहीं बता रहा है कि जो हमारा सिस्टम है वो कैसे मूव हुआ है एक इक्विलिब्रियम से दूसरे में। ये नहीं, जस्ट ये कंपेयर कर रहा है बिफोर और आफ्टर स्टेट्स को, दैट्स इट, यही इसका काम है। अब जो आपके इम्पोर्टेंस है किसके, कंपैरेटिव स्टैटिक के, एक वो भी जान लेते हैं। एक तो ये हमें हेल्प करता है कॉज और इफेक्ट के उसको अंडरस्टैंड करने में, मतलब कि शो करता है कि अगर एक फैक्टर में चेंज हो रहा है, जैसे इनकम में चेंज हुआ, टैक्स में चेंज हुआ, प्राइस में चेंज हुआ, तो उसने जैसे और चीजों को कैसे इफेक्ट किया, डिमांड को, सप्लाई को, आउटपुट को। तो ये हमें बताने मतलब उसमें मदद करता है कि जैसे एक फैक्टर में चेंज हो रहा है तो दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, तो वो समझने में मदद करता है। ये डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, गवर्नमेंट्स हो गई, बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गए, तो वो इसके यूज से क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या हो सकता है अगर वो ये पॉलिसी चेंज करेंगे, या प्राइस में चेंज होगा, या टैक्स में चेंज होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको हेल्प करता है ये डिसीजन मेकिंग में। इजी कंपैरिजन है इसमें, क्योंकि जस्ट हमें कंपेयर ही तो करना है दो सिचुएशन को, जो ओल्ड इक्विलिब्रियम है और न्यू इक्विलिब्रियम, मतलब बिफोर और आफ्टर अ चेंज की जो सिचुएशन को जस्ट कंपेयर करना है। कोई
बहुत भयंकर प्रोसीजर वगैरह कुछ फॉलो नहीं करना है, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा ये चेंज कैसे हुए, क्यों हुआ, किस प्रकार से, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट कंपेयर करना है। और बाकी कोई भी चीज नहीं है बीच में, कोई भी लफड़ा नहीं है, तो बहुत इजी कंपैरिजन हो जाता है। तो वही है, ये टाइम और मतलब एफर्ट को भी बचाती है, क्योंकि हमें इसमें हर एक स्मॉल स्टेप को नहीं देखना है, जस्ट हमें फाइनल आउटकम लेने दो। उसके हमारा जो इनिशियल और न्यू इक्विलिब्रियम आया है, जस्ट उसको कंपेयर कर लेना, तो टाइम को मेहनत को बचा रहा है। ये यूज करते हैं हम इकोनॉमिक मॉडल्स में। बहुत सारी जो इकोनॉमिक थ्योरीज होती है वो यूज करती है आपके कंपेरेटिव स्टैटिक को ये चेक करने के लिए कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है उनमें अगर कुछ आपका चेंज होता है तो किस तरीके से हमारे इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देती है। अगर जैसे चेंज हुआ है कि भाई मतलब इनकम में चेंज हो गया, या गवर्नमेंट की टैक्सेशन या सब्सिडी पॉलिसी में चेंज हो गया, तो ये आपका इकोनॉमिक मॉडल्स में भी यूजफुल है। ठीक है, कंपेरेटिव स्टेट कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर में चेंज हो रहा है इनकम में या गवर्नमेंट की उसमें, तो कैसे हमारे इक्विलिब्रियम में शिफ्ट हो रहा है।